Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSIR NET previous year questions of कैंसर बायोलॉजी। तो आज के इस सेशन में हम लोग कैंसर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है, जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो अभी आपको रिविज़न और प्रैक्टिस इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। तो चलते हैं आगे। तो ये टॉपिक है यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। सो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है। सो वीडियो अपलोड होते ही मैं आपको पीडीएफ भी दे देती हूँ, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आज का है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पहले तो मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, अदरवाइज़ आपको टाइम मिलता। तो आपको जस्ट पॉज करना है वीडियो और ख़ुद से क्वेश्चन को ऑनेस्टली सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर राइट हुए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टेबल ब्लो लिस्ट द कैरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक ट्यूमर टाइप्स इफ कॉलम ए एंड देयर नेम इन कॉलम बी। तो ये ट्यूमर टाइप और इनका नॉमेनक्लेचर बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। CSIR नेट ने काफ़ी टाइम ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ट्यूमर टाइप क्या है, अगर हम सबसे पहले ए ऑप्शन में जाएँ, यहाँ पर ये ट्यूमर टाइप आपको दे रखा है, ठीक है। ये ट्यूमर टाइप है और ये नॉमेनक्लेचर है कॉलम बी में। हमें क्या करना है, करेक्ट मैच बताना है। हम ये भी देख लें, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट हमें बताना है कॉलम ए और कॉलम बी का। तो सबसे पहले ए का देखो, अ ट्यूमर दैट हैज़ अराइजन फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू। अगर कोई ट्यूमर एंडोडर्मल टिश्यू से अराइज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्यूमर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा। ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि एंडोडर्मल ओरिजिन वाले ट्यूमर्स को हम कार्सिनोमास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, कैंसर सेल्स अराइज फ्रॉम द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दैट डू नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर। अब आप जहाँ पे कैंसर कहाँ से अराइज हो रहा है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमारी क्या बनाती है इन फ्यूचर में जाके, ब्लड सेल्स। अगर ऐसी सेल्स यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में ही हमारा कैंसर हो जाए, यानी हमारे ब्लड सेल में कैंसर हो गया, तो ब्लड में अगर कैंसर होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर, ठीक है। तो कैंसर जो भी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से अराइज होता है या ब्लड कैंसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है। तो बी का हो जाएगा फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। आपका आंसर आ जाएगा, ए का सेकंड सिर्फ एक में है, और अगर आपको ए वाला भी पता था तो आप ये इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे। बाकी ए का सेकंड किसी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सी वाला भी देख लेते हैं, अ परमानेंट चेंज इन द जीनोम ऑफ अ सेल दैट रिजल्ट इन अ एबनॉर्मल ग्रोथ। अगर कोई सेल है और उसके जीनोम में कोई परमानेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म नहीं बोलते हैं, सार्कोमा नहीं बोलते हैं, लिम्फोमा नहीं बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं कि वो सेल क्या हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है, ठीक है। यानी वो नॉर्मल सेल जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और वो अब क्या बन चुकी है, कैंसर सेल बन चुकी है, ठीक है। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ वन, 6-1 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अ ट्यूमर दैट हैज़ अराइजन फ्रॉम मिजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। जो ट्यूमर मिजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमास बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपका डी का जो है वो थर्ड वन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 6 एंड डी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो सेकंड आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इजी पूछा गया था। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको कैंसर बायोलॉजी से देखने को मिल सकते हैं। ट्यूमर आर जनरली क्लासिफाइड बाय, ट्यूमर को कौन क्लासीफाई करते हैं, हम कैसे उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। द वायरस विच कॉज देम, क्या वायरस के नाम से हम ट्यूमर रखते हैं, नहीं। द पर्सन हु डिस्कवर्ड देम, नो। देयर मेटास्टेटिक एबिलिटी, नो। द टिश्यू और सेल ऑफ ओरिजिन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, मिजोडर्मल सेल से हो रहा है ओरिजिन तो हम क्या बोल रहे हैं कि सार्कोमा है, एंडोडर्मल से हो गया तो कार्सिनोमा। तो नाम किसके बेसिस पे पड़ रहा है,
जिस टाइप की सेल है, यानी जो टिश्यू जो सेल से ओरिजिन हो रहा है उस टाइप से हम उसको नाम दे देते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, तो हमने क्या दे रखा है, किसी पर्टिकुलर सेल के नाम पे ही हम उनके कैंसर को डिफाइन करते हैं। यानी जिस भी टाइप की सेल्स या टिश्यूज़ पे हमारे कैंसर होते हैं उसी बेसिस पे हम उनके नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, द टिश्यू और सेल ऑफ ओरिजिन, जिस भी टिश्यू या सेल से ओरिजिन होता है उसके नाम पे हम क्या देते हैं, ट्यूमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, तो आपका आंसर जो है वो 4th वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज खाते हैं, तो इसे ध्यान से करना। ठीक है, जब सॉल्व करोगे पॉज करके वीडियो। सो क्वेश्चन क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, यानी कैंसर बन चुकी है। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में आपको डिफरेंस बताना है कि मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दे रखा है आपको इमोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी का मतलब अमर है। तो आपको पता होगा जो कैंसर सेल है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारी कैंसर सेल है, CC करके लिख देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और दूसरा मैं लिख देती हूँ नॉर्मल सेल या ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जो भी लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, अब इनके कैरेक्टर हमें बताने हैं। इमोर्टेलिटी, यस, इमोर्टेलिटी, कैंसर सेल्स क्या होती हैं, इमोर्टल होती हैं, वो कभी मरती नहीं है। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं हमारी, जो नॉर्मल सेल होती है उनकी तो डेथ होती है, सबकी डेथ होती है, एक बार डेथ होनी है, जो सेल बनती है देन उनकी डेथ होनी है। ठीक है, तो इसमें इमोर्टेलिटी नहीं होती है। तो एक ये डिफरेंस हो गया दोनों में। हमें क्या बताना है, डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है कैंसर और नॉर्मल सेल में। तो इमोर्टेलिटी का डिफरेंस है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस पर इपिथेलियल सेल्स इस तरीके से ग्रो करती हैं। ठीक है, तो जो इपिथेलियल सेल्स है ना, फॉर एग्जांपल ये इपिथेलियल सेल्स हैं, तो इपिथेलियल सेल्स उनको जितना स्पेस मिलता है ना वो उतना ही ग्रो करती है। अब ऐसा नहीं कि ये इसके ऊपर भी ग्रो करने लग जाए, ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो करती हैं। ये एक दूसरे को इनिबिट करते हैं कि भाई अब इतना ही ग्रो होना है, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करना है, नहीं, जितना है उतना ही। तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके ये क्या कर देते हैं, इनिबिशन शो करते हैं। जबकि अगर कैंसर सेल, अगर यहीं पर अगर आपकी कैंसर सेल आ जाए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल जो है वो कैंसर सेल आ गई, गलती से कैंसर सेल बन गई, तो अब ये कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो नहीं करेगी, ये मल्टीप्लाई करती रहेगी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करती रहेगी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो कौन करता है, नॉर्मल सेल करती है। कैंसर सेल्स हमारी कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो नहीं करती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। हमारा पहला ही राइट आंसर हो गया, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। जब भी पहला ही तुम्हें आपको राइट आंसर मिल जाए, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी पढ़ना है, बाकी कैसे गलत है। शॉर्टर जनरेशन टाइम एंड सेल मोबिलिटी। शॉर्टर जनरेशन टाइम, अब देखो जनरेशन टाइम का मतलब क्या होता है, यानी एक सेल से दो सेल बनने के बीच का जो टाइम होता है उसे हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल कैंसर सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, उनका जनरेशन टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन नॉर्मल सेल जनरली, मोस्ट ऑफ द नॉर्मल सेल हमारी टाइम लेती है ग्रो करने में, लेकिन हमारी स्टेम सेल्स का भी शॉर्ट जनरेशन ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्मल सेल भी शॉर्ट जनरेशन टाइम नहीं होता है कैंसर सेल का तो होता है, साथ में नॉर्मल सेल्स का भी होता है, जैसे हमारी स्टेम सेल्स हो गई, उनका शॉर्ट जनरेशन ऑफ टाइम होता है। तो दिस इज़ नॉट अ मेन डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों में हो रहा है, नॉर्मल सेल में भी और कैंसर सेल में भी। हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना था, यानी अंतर बताना था। ठीक है, तो शॉर्टर जनरेशन टाइम नहीं होगा। दूसरा है सेल मोबिलिटी। कैंसर सेल मूव करता है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स भी मूव करते हैं, जैसे हमारी ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है, RBC WBC तो पूरा मूव ही करती हैं यार, है ना, तो मोबिलिटी भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, और कई सारी कैंसर सेल्स मोबिलिटी शो नहीं करती है, जैसे हमारा ट्यूमर हो गया, ठीक है, ट्यूमर सेल्स जो है वो एक ही जगह पर ट्यूमर होता है ना, वो मोबिलिटी शो नहीं करती हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी कोई मेन डिफरेंस ही नहीं है ये तो। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन हाइपर फंक्शन। एपोप्टोसिस बिल्कुल सही बात है, कैंसर सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस में नहीं जाते हैं, जबकि नॉर्मल सेल्स का एपोप्टोसिस होता है, ये सही बात है। और दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन हाइपर फंक्शन, जबकि और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो हाइपर फंक्शन हो जाती है, नहीं। अगर यहाँ पर आता कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स
फंक्शन नहीं करती या लो फंक्शन हो जाती तब ये ऑप्शन में भी राइट हो सकता था, बट हाइपर फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल सेल में तो ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल ही काम करेगी, और कैंसर सेल में हो सकता है इनका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ठीक है, लेकिन हाइपर फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया। नेक्स्ट है इनएक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स एंड शॉर्टर सेल साइकिल ड्यूरेशन। ऑन्कोजीन्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अब इनएक्टिवेशन हो जाएंगे कैंसर अगर ऑन्कोजीन इनएक्टिव हो गई कैंसर सेल में, तो कैंसर सेल कैंसर रही नहीं, फिर कैंसर सेल अपनी कैंसर वाली चीज़ें तो दिखाई नहीं है, क्योंकि मेन तो ऑन्कोजीन से ही वो क्या दिखाती है, कैंसर वाली चीज़ें दिखाती हैं। अब ऑन्कोजीन ही नहीं रहेंगे तो कैंसर भी नहीं रहेगा। दूसरा, नॉर्मल सेल्स में ये ऑन्कोजीन इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, चलो ये मान लेते हैं कि नॉर्मल जीन में इनएक्टिव रहता है, लेकिन कैंसर में तो थोड़ी रहेंगे। और नॉर्मल सेल्स में ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हम उनको बोलते हैं, वो नॉर्मल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो दिस ऑप्शन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है शॉर्टर सेल साइकिल ड्यूरेशन, वही मैंने जनरेशन टाइम बोला, इनका सेल साइकिल ड्यूरेशन शॉर्टर होता है, तो कैंसर सेल का शॉर्टर होता है, ठीक है, लेकिन कई सारी हमारी स्टेम सेल्स होती हैं बॉडी में जिनका भी सेल साइकिल शॉर्टर होता है, जिनको फास्ट ग्रो करना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वन हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं वापस नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। अब से हम प्रैक्टिस सीरीज ही करेंगे और PYQs को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द कैंसर टाइप इन कॉलम P एंड द कैंसर रिलेटेड डिस्क्रिप्शन इन कॉलम Q। यानी जो सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया वही क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही रिपीट हो रखा है शिफ्ट 2 में भी। वो शिफ्ट 1 में था 2022 के, ये शिफ्ट 2 में है, ठीक है। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है। आपको बस जो टाइप ऑफ कैंसर है उसको बताना है कि कैसे ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ल्यूकेमिया जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड कैंसर होता है, यानी ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में होगा। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कैंसर दैट डू नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सार्कोमा। सार्कोमा कौन सा कैंसर, किस कैंसर टाइप को हम सार्कोमा बोलेंगे, जो कि आपके मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होंगे। तो जो ट्यूमर जो है डेवलप होता है मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से, उसे हम सार्कोमा बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा हम किसे बोलते हैं, जो ट्यूमर अराइज होता है एंडोडर्मल टिश्यूज से, ठीक है। तो एंडोडर्मल टिश्यू से कौन सा ट्यूमर अराइज होता है, कार्सिनोमा, उसे हम नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है मिलेनोमा। मिलेनोमा हम किसको बोलते हैं, कैंसर दैट डेवलप फ्रॉम पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स इन स्किन। जो स्किन में जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, अगर उन सेल्स में अगर कैंसर हो जाए तो हम उसे मिलेनोमा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए का हो गया हमारा सेकंड, ए का सेकंड हमारे 2 में है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। बी का हमारा क्या है, थर्ड है। तो बस आपको 2 भी पता होते तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाते, ठीक है। यहाँ पे बी का फर्स्ट है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है, ये ध्यान से करना है, और ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। कैंसर बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर वॉज गिवन अ डोज ऑफ रेडिएशन अलॉन्ग विद द कीमोथेरेपी। एक पेशेंट था जिसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उसको एक रेडिएशन का डोज दिया था, विद कीमोथेरेपी भी चल रही थी और एक रेडिएशन का डोज भी उसको दिया था, एंड वॉज अपेरेंटली क्योर्ड ऑफ द ट्यूमर, और वो ठीक हो गया था, ट्यूमर से वो ठीक हो गया था। लेकिन 5 साल बाद देखा गया, अ ट्यूमर वॉज नोटिस्ड इन द पेशेंट लंग। पेशेंट के लंग में एक ट्यूमर देखने को मिला, बट डॉक्टर कन्फर्म दैट इट वॉज ड्राइवन फ्रॉम सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला, जब वो 5 साल बाद उन्हें ट्यूमर अपेयर हुआ लंग्स में, तो वो डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने उन्हें कन्फर्म किया कि जो ये सेल है, जो ये ट्यूमर आपके लंग्स में हुआ है, ये सेल्स कहाँ से अराइव हुई है, मेमोरी ग्लैंड से अराइव हुए हैं। द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज वर सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। तो कौन सी पॉसिबिलिटी इनमें से आपको बतानी है कि डॉक्टर ने सजेस्ट की होगी। हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है, ये ध्यान रख लेना कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट, ठीक है। सबसे पहला है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर रेडिएशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर इन द लंग्स। नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्यूमर नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ऐसा इन्फेक्शन से ट्यूमर नहीं कॉज हो सकता है, वायरस से हो सकता है लेकिन बैक्टीरिया से नहीं हो सकता। तो ये कोई तुक नहीं बन रहा, ये कोई मतलब नहीं बन रहा। अब आप खुद सोचिए कि जिस टाइम पे कुछ उस पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर था, ठीक है,
तो ब्रेस्ट में उसके कैंसर था, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से उसे ट्रीट तो कर दिया था, लेकिन 5 साल बाद क्या देखा गया कि लंग्स में कैंसर हो गया होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या कंक्लूड हुआ होगा कि ऑब्वियस सी बात है ब्रेस्ट से कोई कैंसर सेल गलती से बच गई हो कीमोथेरेपी या रेडिएशन से, और वो मूव करके कहाँ चली गई हो, लंग्स के पास में चली गई हो। और क्योंकि आपको पता है जैसे जब ब्रेस्ट कैंसर होता है या किसी भी ऑर्गन में कैंसर होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो जो ब्रेस्ट कैंसर वाली सेल है ना, अगर वो किसी नई लोकेशन में आप उसको भेज दो तो वो एकदम से ग्रो नहीं करती है, उसे अडेप्ट होने में टाइम चाहिए होता है। तो इस कैंसर को भी लंग्स में अडेप्ट होने के लिए 5 साल लग गए, और 5 साल बाद इसने जो है वो ट्यूमर किया। ठीक है, तो जैसे कार्सिनोमा वाले मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं ना, जैसे कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं जो फैलते हैं हमारी बॉडी में, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई लंग्स में कैंसर कर रहा है, उसे हमारे इंटेस्टाइन में कैंसर करना है या हमारे स्टमक में करना है या कहीं और करना है, तो वो वहाँ मूव करेगा, जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा, उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए टाइम लेगा। ठीक है, और फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी जो है डॉक्टर ने, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट दी है कि वो जो सेल है वो कहाँ से डिराइव हुई है, मेमोरी ग्लैंड से, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेमोरी ग्लैंड से ही मूव करके आया होगा। उस टाइम पे वो रेडिएशन या कीमोथेरेपी से बच गया होगा, और वो लंग्स में आकर जो है उसे 5 साल लगे अडेप्ट होने में, और फिर एक ट्यूमर उसने फॉर्म कर लिया, यानी अपनी ही पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, चलो फिर ये तो हमारा कंक्लूजन था, देखते हैं इनका क्या कंक्लूजन है। माइग्रेशन ऑफ रेसिड्यूअल ऑफ कीमो रेजिस्टेंट सेल्स फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड रिजल्टेड इन द ट्यूमर इन द लंग्स। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा कंक्लूजन था और यही हम वहाँ पे हुआ होगा। नेक्स्ट है इपिथेलियल टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन हैड अकर इन द लंग्स। नो, कोई इपिथेलियल मेसेनकाइम ट्रांजिशन नहीं हुआ है। सेल इन द लंग्स वर इंड्यूस्ड टू बिकम ट्यूमर आफ्टर कीमोथेरेपी एंड द फैक्टर सिक्रेटेड बाय द मेमोरी सेल। ये कह रहे हैं कि लंग्स की सेल को इंड्यूस किया गया रेडिएशन और कीमोथेरेपी देकर, लेकिन नहीं, वो सेल कहाँ से डिराइव है, मेमोरी ग्लैंड से, तो वो मेमोरी ग्लैंड से ही आई है, वो लंग कैंसर नहीं है एक्चुअली में, वो लंग सेल्स ने कैंसर नहीं किया है, वो मेमोरी ग्लैंड की सेल्स ने कैंसर किया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो करेक्ट हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन्स फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, अगर ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो या प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो भी हम बोलते हैं, अगर म्यूटेशन हो जाए तो उनको हम किस कैटेगरी की क्लास में डालते हैं, तो किस कैटेगरी में डालते हैं, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इनमें क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, जिससे कि ये कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन को इसमें से कौन बेस्ट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, एन ऑन्कोजीन नेवर कोड फॉर अ सेल साइकिल प्रोटीन विच प्रमोट सेल प्रोलिफरेशन। अरे ये क्या, तो ये तो एकदम ही अपोजिट बात हो गई। क्या ऑन्कोजीन्स कभी सेल प्रमोशन की प्रोटीन को नहीं करते हैं, नहीं। ऑन्कोजीन्स हम किन को बोलते हैं गाइस, ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होती हैं सबसे पहले जो कि क्या करती हैं, पहले तो समझ लो, जो पहले तो होती हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट होती है ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन का मतलब हो गया जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं। कैंसर कॉजिंग का मतलब है कि जो भी ये जीन्स होंगी, जो भी टाइप की होगी, ये हमेशा सेल प्रोलिफरेशन में मदद करेंगी, यानी सेल को आगे प्रोसीड करने में मदद करेगी सेल साइकिल को। और ये क्या कह रहा है कि कोई भी कोड नहीं करती सेल साइकिल को, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑन्कोजीन्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ कैंसर। ये इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ कैंसर, ऑलवेज आ गया, टर्म रॉन्ग, ऑलवेज नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। एन ऑन्कोजीन कोड फॉर अ प्रोटीन दैट प्रिवेंट अ सेल फ्रॉम अंडरगोइंग अपोप्टोसिस। एक ऑन्कोजीन उन प्रोटीन को कोड करता है जो प्रिवेंट करता है सेल को ताकि वो अपोप्टोसिस ना हो। ठीक है, ये बात ठीक है, होल्ड, बट होल्ड, इट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, क्योंकि ऑन्कोजीन्स जिन भी सेल्स में एक्टिवेट होते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कैंसर सेल बनती है, और कैंसर सेल्स बनने के लिए उनको एक और फैक्टर होता है कि वो अपोप्टोसिस में ना जाए, यानी सेल डेथ में ना जाए, तो ऑन्कोजीन उनको सेल डेथ से बचाती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, बेस्ट डिफाइन कौन सा कर रहा है। सो फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं। An oncogene is a dominantly expressed mutated gene that render a cell advantage towards its survival. This is the best definition. ये क्या है, ये बेस्ट डिफाइन कर रहा है किसको,
ऑन्कोजीन को। तो आपको बेस्ट डिफाइन बताना था, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट बेस्ट डिफाइन कौन कर रहा है, फोर्थ वाला, कि एक ऑन्कोजीन क्या होता है, डोमिनेंटली एक्सप्रेस होता है, ये अपने आप को अकेले भी एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। दूसरा म्यूटेटेड जीन होता है और ये क्या करता है, सेल को सर्वाइवल की ओर बढ़ाता है, यानी सेल का सर्वाइवल इंक्रीज करता है, ठीक है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन डेथ अपॉन डिटैचमेंट। डेथ अपॉन डिटैचमेंट कौन सा आपको डिफाइन करता है, तो ये कौन दिखाता है, एनोइकिस। एनोइकिस आपको क्या बताता है, एनोइकिस का मीनिंग है डेथ अपॉन डिटैचमेंट। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये हमारी नॉर्मल सेल्स थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी नॉर्मल इपिथेलियल सेल्स थी, अब इनको क्या करना है, मूव करना है, मतलब ये चाहती है कि मैं इधर चले जाऊँ, यहाँ से इधर चले जाऊँ, ठीक है, यहाँ से कहीं और चले जाऊँ, मूव कर जाऊँ। तो जैसे ही ये इस बेसमेंट लैमेला जो होती है इसको छोड़ती है, जैसे ये सेल छोड़ेगी ना, इसको तुरंत अगर डिटैचमेंट होगा तुरंत इसको किल कर दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम एनाइकिस बोलते हैं, ठीक है। और कैंसर सेल्स क्या करती हैं, आपको पता है, कैंसर सेल जो है वो मूव करने में माहिर है, वो तभी तो फैलती हैं। अगर आप देखोगे तो जो कैंसर सेल्स हैं वो मूव करती हैं, फैलती हैं, कार्सिनोमा सेल्स ना, वो फैलती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंसर सेल्स हैं और इनको मूव करना है यहाँ से, क्योंकि ये फैलती हैं कैंसर सेल्स, तो कहीं और मूव करना है, तो इनके साथ भी एनाइकिस होता है, ठीक है, यानी इनको भी जैसे ही ये इस बेसमेंट को छोड़ती है इनको मार दिया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच जाती हैं, कई जीन म्यूटेशन कर देती हैं या कुछ भी कर देती हैं, तो ये काफ़ी टाइम एस्केप कर जाती है इस एनाइकिस को, ठीक है, और ये बच जाती है, और दैट्स वाई फिर कैंसर फैलने लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल सेल्स कभी भी अपने बेसमेंट लैमेला से डिटैच नहीं होती है, अगर वो डिटैच होगी तो उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो डेथ अपॉन डिटैचमेंट को कौन डिफाइन करता है, एनोइकिस डिफाइन करता है, ठीक है। और कौन मारेगा इनको, ऑब्वियसली बात है, हमारी इम्यून सेल्स मारेंगी, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है, ये सारी सेल्स इनको किल कर देंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, एनोइकिस इज अ mechanism for elimination of misplaced or detached cells under physiological or pathological condition which facilitate the tissue homeostasis. Anoikis in cancer cell towards metastasis of cell or other site, however this is often not the case due to cancer cell becoming anoikis resistance, ठीक है। तो कई सारी कैंसर सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया, एनाइकिस रेजिस्टेंस हो जाती हैं और फिर वो उनके साथ फिर एनाइकिस नहीं होता है, डेथ अपॉन डिटैचमेंट नहीं होता है, और वो फिर मस्त घूम रही होती है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो ये थी आज की कैंसर सेल के PYQs जो कि मैंने आपको कराए। इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगी मैं, नेक्स्ट पार्ट में भी हम कैंसर बायोलॉजी करेंगे। और किसी टॉपिक के आपको करने हो PYQ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके बाद हम सेल बायोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी के PYQs कर लेंगे और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए गाइस, अगर अभी आप लोग का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का या कई सारी प्रॉब्लम आ रही है, आई नो होती है, लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं छोड़ना है, अपना रिवीजन नहीं छोड़ना है, अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। 3 घंटे का अपना एग्ज़ाम लो, फिर पूरा रिवाइज़ करो, जितना सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज़ करो, फिर एग्ज़ाम लो, फिर रिवाइज़ करो, मतलब ये कंटिन्यू करते रहो। जितनी बार आप करोगे उतने आपके JRF होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, JRF करना है, ठीक है। कोई सिर्फ नेट नहीं चाहता है, सबका JRF होना है। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, एग्ज़ाम पास आने वाला है। अगर आपको लगता है कि पढ़ पढ़ के मतलब बार बार रीडिंग नहीं हो पा रही है, तो लिख लिख करके याद करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब बिना कॉपी खोले आप एक रफ कॉपी ले लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको ड्रोसोफिला पढ़ना है, ड्रोसोफिला के बारे में आप क्या क्या जानते हो वो लिख लो। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या जानते हो सारा पता है। साइकिल कैसे होती है, P700 P680, ये सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दो अपनी कॉपी में। जो जो टॉपिक आते हैं सब लिखना, बिना देखे लिखना स्टार्ट कर दो। फिर जहाँ पे अटक रहे हो फिर देखो कि मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइम पे रिवीजन अपना बहुत बेस्ट करो और कोई भी स्टूडेंट नया टॉपिक मत करिए, जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए। मैं अभी भी जोर दे रही हूँ, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए, अभी नया टॉपिक मत कीजिए, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना मोर देन इनफ है, आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कैंसर बायोलॉजी के, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।